वोट चोरी और एसआईआर विपक्ष के लिए सरकार को घेरने का अब ये सबसे बड़ा हथियार साबित हो रहा है। आज दिल्ली में जो कुछ भी हुआ उसकी एक एक तस्वीर हम आपको दिखाएंगे और समझाने की कोशिश करेंगे कि आखिर इस शक्ति प्रदर्शन का नतीजा क्या निकला या फिर निकलने वाला है। जो आरोप चुनाव आयोग पर राहुल गांधी समेत तमाम विपक्षी सांसद लगा रहे हैं, उस पर इलेक्शन कमीशन का स्टैंड क्या है और क्या ये विरोध प्रदर्शन बिहार चुनाव तक यूं ही चलता रहेगा? क्योंकि मुद्दा बिहार में एसआईआर और वोट चोरी को लेकर उठा और माहौल दिल्ली में गर्म हो चुका है। राहुल गांधी करीब 300 सांसदों के साथ संसद से सड़क पर उतर आए और मार्च करते हुए चुनाव आयोग तक पहुंचने की कोशिश करने लगे। लेकिन विरोध की चाह में ये सियासी राह इतनी भी आसान नहीं। चुनाव आयोग दफ्तर से ठीक पहले दिल्ली पुलिस ने सांसदों को रोकने की पूरी कोशिश की। राहुल गांधी से लेकर कई सांसदों को हिरासत में लिया गया और इसी के साथ इस लड़ाई को और बल मिल गया। ये जो लड़ाई है ये राजनीतिक नहीं है, ये कॉन्स्टिट्यूशन की लड़ाई है, कॉन्स्टिट्यूशन को बचाने की लड़ाई है, वन मैन वन वोट की लड़ाई है। विपक्ष के मार्च को देखते हुए पूरे मार्ग की सुरक्षा बढ़ा दी गई। कई स्थानों पर बैरिकेडिंग भी लगा दी गई, लेकिन विपक्ष के सांसद नहीं रुके। दरअसल इंडिया गठबंधन के नेताओं का आरोप है कि चुनावी राज्य बिहार में एसआईआर में फर्जीवाड़ा हुआ और लोकसभा चुनाव के दौरान वोट की चोरी हुई। ऐसे में इन आरोपों के साथ संसद से चुनाव आयोग तक मार्च किया गया। इधर अखिलेश यादव विरोध प्रदर्शन के दौरान पूरी ताकत के साथ फुल फॉर्म में नजर आए। चुनाव आयोग के दफ्तर की ओर बढ़ते हुए जब मार्च का रास्ता पुलिस ने रोकने की कोशिश की तो फिर समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष बैरिकेड के ऊपर चढ़ गए और प्रदर्शन करते हुए दिखे, जो आज पूरे दिन काफी सुर्खियां बटोर रहा है। और बैरिकेडिंग पर चढ़कर उसे पार करने की कोशिश की और कुछ सेकंड्स में ही इस पार से उस पार पहुंच गए। इस शक्ति प्रदर्शन के दौरान समाजवादी पार्टी के तमाम सांसद जोश में दिखे और उनका जोश बढ़ाने के लिए अखिलेश यादव ने ना आओ देखा न ताओ और लंबी छलांग लगाकर सीधा उस पार पहुंच गए। साथ ही दूसरी तरफ पहुंचकर सड़क पर जा बैठे। इसके बाद चुनाव आयोग पर हमलावर भी हो गए। अगर ये वोट रोक रहे हैं और जनता का वोट रोक रहे हैं तो हम जनता का वोट बचाने के लिए कूद रहे हैं। जनता का वोट बचे इसलिए मैं चुनाव आयोग आया हूं। अखिलेश यादव के स्टंट को उनके चाचा शिवपाल यादव ने भी शेयर किया और तारीफ में जमकर कसीदे पढ़े। उन्होंने लिखा, संघर्ष की पहचान रुकना नहीं टकराना है। जब हक की आवाज रोकने को बैरिकेड खड़े हो तो समाजवादी पीछे नहीं हटते, बैरिकेड तोड़ते हैं। ये छलांग थी लोकतंत्र बचाने की कसम पर। यानी दिल्ली में आज जो भी हुआ उसके पीछे वोट चोरी और चुनाव आयोग के खिलाफ विपक्ष का गुस्सा था, जो संसद से सड़क तक देखने को मिला। वोट चोरी पर छिड़ी ये लड़ाई यहीं खत्म होने वाली नहीं है। हिरासत के बाद तमाम सांसद पुलिस स्टेशन पहुंच गए और जिस तरह से उन्हें रोकने की कोशिश की गई उस पर अब जवाब भी मांगा। ये तस्वीर संसद मार्ग पुलिस स्टेशन की है, जिसमें राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, डिंपल यादव के साथ अखिलेश यादव और तमाम बड़े बड़े विपक्ष के नेता नजर आ रहे हैं। बड़ी खामोशी से चर्चा चल रही है और इत्मीनान से वोट चोरी पर तमाम सांसद अपना पक्ष रख रहे हैं। हिरासत में लिए जाने के बाद इंडिया ब्लॉक के नेता संसद मार्ग पुलिस स्टेशन में काफी देर तक बैठे रहे, तो दूसरी तरफ चुनाव आयोग तक मार्च की इजाजत नहीं मिलने पर सरकार को भी निशाने पर लिया। अगर कोई सरकार ऑफिस तक पहुंचने नहीं देती तो वो सरकार को क्या डर है मुझे मालूम नहीं है, क्योंकि ये तो पीसफुल डेमोन्स्ट्रेशन है और वीवीआईपी लोगों का डेमोन्स्ट्रेशन है। इससे पहले भी राहुल गांधी चुनाव आयोग के खिलाफ गंभीर सवाल खड़े कर चुके हैं। उनका आरोप है चुनाव आयोग बीजेपी के इशारे पर काम कर रहा है। ऐसे में वोट चोरी की इस लड़ाई में अब बात इससे भी आगे बढ़ चुकी है। उत्तर प्रदेश में एआई वर्सेस पीडीए पाठशाला की जंग अब विधानसभा में भी देखने को मिली। कार्रवाई से एक दिन पहले सदन में एआई पाठशाला लगी, जिसमें विधायक अपने कामकाज में स्मार्टनेस लाने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई सीखते नजर आए। तो वहीं आज जैसे ही सदन की कार्रवाई शुरू हुई तो पीडीए पाठशाला को लेकर समाजवादी पार्टी के विधायक जो हैं वो एकजुट दिखे और हाथ में पोस्टर बैनर लेकर योगी सरकार को घेरने की कोशिश करते रहे। यूपी विधानसभा में दो पाठशालाएं चल रही थी। अंदर एआई की स्मार्टनेस का क्रैश कोर्स और बाहर विपक्ष की हंगामा वर्कशॉप। सरकार ने तकनीक का टूल पकड़ा तो विपक्ष ने तख्तियां और नारे लगाए।
अब ये देखिए समाजवादी पार्टी का मूड सदन की कार्यवाही शुरू होने से पहले माहौल को गर्म कर दिया। इसलिए आज पीडीए पाठशाला में पढ़ाई जाने वाली कोई बात गलत नहीं है, एकदम सही है। हम सरकार के खिलाफ लड़ने का काम करेंगे। एक दिन पहले एआई पाठशाला में भविष्य गढ़ने की बात सीखी तो दूसरे दिन पीडीए पाठशाला को लेकर हंगामा खड़ा कर सरकार पर निशाना साधा। भारतीय जनता पार्टी की सरकार हर मोर्चे पर फेल है। शिक्षा, स्वास्थ्य हो या कानून व्यवस्था हो, हर मोर्चे पर यह सरकार फेल है। समाजवादी पार्टी विधायक अतुल प्रधान ने स्कूल मर्जर का अनोखे अंदाज में विरोध किया। अब देखना ये है कि एआई की स्मार्टनेस विपक्ष के पीडीए पाठशाला पर कितनी भारी पड़ती है। उत्तर प्रदेश में सरकारी स्कूल मर्जर के आदेश के बाद समाजवादी पार्टी पीडीए पाठशाला चला रही है, जिसे लेकर अब सियासत खूब तेज हो गई है। बीजेपी का यह आरोप है कि समाजवादी पार्टी बच्चों को ए फॉर अखिलेश और डी फॉर डिंपल जैसे शब्द पढ़ा रही है और इनके वीडियो भी अब सामने आए हैं। अब इसी मुद्दे पर प्रदेश के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने अखिलेश यादव पर सीधा सीधा निशाना साधा है। यूपी की सियासत में बच्चों को पढ़ाए जाने वाले अंग्रेजी अल्फाबेट राजनीति का मैदान बन गए हैं। सुना आपने ए फॉर क्या होता है, जिसके विरोध में लखनऊ में पोस्टर लगाया गया और अखिलेश यादव से मांग की गई वो माफी मांगे। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने पीडीए पाठशाला को लेकर निशाना साधा और अखिलेश यादव पर आरोप लगाया। तो आतंकवादियों ने किए थे, उनके मुकदमे को वापस लिया था। उनको आफार अलकायदा, बाफार बाबर, दाफार दंगे ही पता, इससे सिवा उन्हें कुछ याद नहीं है। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य भी इस मुद्दे को लेकर समाजवादी पार्टी पर आक्रामक दिखे। उन्होंने दावा किया कि सपा नौटंकी कर रही है। पीडीए पाठशाला के नाम पे नौटंकी न करें। शिक्षा की सबसे बड़ी दुश्मन पार्टी अगर कोई है तो वो समाजवादी पार्टी है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि अंग्रेजी अल्फाबेट के मायने बदलना राजनीति का नया पाठ है या शिक्षा पर पुराना प्रहार। उत्तर प्रदेश विधानसभा के मॉनसून सत्र के पहले दिन सियासी माहौल बेहद गर्म आ गया है। मुख्यमंत्री योगी ने विपक्ष पर खासकर समाजवादी पार्टी पर सीधा और कड़ा हमला बोला है। सदन में मुख्यमंत्री योगी फुल फॉर्म में नजर आए और दावा किया समाजवादी पार्टी जहां जाती है वहां अराजकता का स्पेशल पैकेज छोड़ जाती है। अनावश्यक रूप से हर एक जगह न्यूसेंस क्रिएट करना, अपनी नकारात्मकता से उस क्षेत्र के विकास को अवरुद्ध करना, संभल हो, बहराइच हो या गोरखपुर। नेता प्रतिपक्ष माता प्रसाद पांडे ने गोरखपुर की घटना का जिक्र करते हुए सवाल किया, ऐसे लोकतंत्र कैसे जिंदा रहेगा, जिस पर मुख्यमंत्री योगी ने उन पर तंज भरे अंदाज में पलटवार भी किया। लोकतंत्र में अगर मुख्यमंत्री के क्षेत्र में और मुख्यमंत्री के पार्टी के लोग इस तरह से किसी नेता के साथ करेंगे तो लोकतंत्र कैसे जीवित रहेगा। समाजवादी पार्टी और लोकतंत्र ये नदी के दो अलग अलग छोर हैं। इनका कब से विश्वास हो गया। अब देखना यह है समाजवादी पार्टी इस दो टूक वार का कितना तीखा जवाब देती है। दिल्ली ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन यानी डीटीसी जल्द ही 2 प्रकार के स्मार्ट ट्रैवल कार्ड शुरू करने जा रहा है, जो न केवल यात्रा को आसान बनाएंगे बल्कि डेबिट कार्ड की तरह खरीदारी के लिए भी इस्तेमाल किए जा सकेंगे। इन कार्ड से दिल्ली की बसों, मेट्रो और नमो भारत ट्रेन में सफर के साथ साथ होटल और रेस्टोरेंट में भी भुगतान किया जा सकेगा। शुरुआत में डीटीसी केवल एक ही प्रकार का स्मार्ट कार्ड लाने की योजना बना रहा था, लेकिन अब 2 अलग अलग कार्ड्स जारी करने का फैसला लिया गया है। पहला कार्ड जिसमें 0 केवाईसी होगी और ये केवल डीटीसी और क्लस्टर बसेस, मेट्रोज और नमो भारत ट्रेन में ही यात्रा के लिए होगा, जबकि दूसरा कार्ड फुल केवाईसी वाला होगा, जिसे यात्रा के साथ साथ डेबिट कार्ड की तरह खरीदारी के लिए भी इस्तेमाल किया जा सकेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज दिल्ली में सांसदों के लिए बनाए गए नए फ्लैट्स का उद्घाटन किया। बाबा खड़क सिंह मार्ग पर सांसदों के लिए 184 नए फ्लैट्स बनाए गए हैं और ये सभी फ्लैट्स टाइप 7 के मल्टी स्टोरी अपार्टमेंट्स हैं। इस दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने सिंदूर का पौधा भी लगाया। नए फ्लैट्स पूरी तरह आधुनिक सुविधाओं से लैस हैं। इसमें ग्रीन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया है। उद्घाटन के दौरान पीएम मोदी के अलावा लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला, आवास मंत्री मनोहर लाल और किरेन रिजिजू भी मौजूद रहे। ये जो 4 टावर्स हैं, उनके नाम भी बहुत सुंदर है। कृष्णा, गोदावरी, कोसी, हुगली। भारत की 4 महान नदियां जो करोड़ों जनों को जीवन देती है। ये सभी फ्लैट्स टाइप 7 के हैं। हर फ्लैट करीब 5000 स्क्वायर फीट के कारपेट एरिया का है, जिसमें सांसदों के रहने के साथ साथ उनके दफ्तर, स्टाफ के कमरे और सामुदायिक केंद्र की सुविधा भी है। नए फ्लैट्स इसलिए बनाए गए क्योंकि सांसदों के लिए आवास की कमी थी।
और सीमित जमीन की वजह से ऊंची इमारतों का निर्माण किया गया। यूक्रेन और रूस के बीच भीषण जंग जारी है और इसी बीच रूस की सेना ने यूक्रेन के बारूद गोदाम को तबाह कर दिया। जानकारी के मुताबिक रूस ने मिसाइल से इस गोदाम पर हमला किया, जिसकी वजह से यूक्रेन का हथियार डिपो चंद सेकंड में ध्वस्त हो गया। हमले का जो वीडियो सामने आया उसमें यूक्रेन के बारूद गोदाम से आग की ऊंची ऊंची लपटों के साथ धुएं का गुब्बार उठता दिखाई दिया, जिसने देखते ही देखते पूरे इलाके पर अपना कब्जा जमा लिया। यही नहीं, रूस के हमले के बाद वहां जोरदार धमाके होते दिखाई दिए, जिससे आसपास मौजूद लोगों की रूह कांप गई। लोग अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भागने लगे। रूस ने दावा किया कि मिसाइल हमले में यूक्रेन को भारी नुकसान पहुंचा, क्योंकि रूस ने जिस हथियार डिपो को निशाना बनाया वहां भारी मात्रा में हथियारों का जखीरा मौजूद था, जो मिसाइल हमले में तबाह हो गया। उत्तर प्रदेश के नोएडा में पुलिस ने फर्जी पुलिस का स्टेशन पर्दाफाश किया है। इस मामले में 6 आरोपियों को गिरफ्तार भी किया गया है। जानकारी के मुताबिक सभी आरोपी पश्चिम बंगाल के रहने वाले हैं। जो नोएडा सेक्टर 70 में फर्जी पुलिस स्टेशन बनाकर चला रहे थे, जिसका नाम इंटरनेशनल पुलिस एंड क्राइम इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो था, जहां पर पुलिस स्टेशन जैसे कलर, प्रतीक चिन्ह और साइन बोर्ड लगे थे। आरोपी खुद को सरकारी अधिकारी बताते थे और जाली पहचान पत्र, नकली प्रतीक चिन्ह और फर्जी दस्तावेजों का इस्तेमाल करते थे। इसको पश्चिम बंगाल के 6 लोग मिलकर के चला रहे थे। कुछ दिन पहले ही इनके द्वारा ये खोला गया था और बाकायदा कहें तो पुलिस के पैरलर ये लोग काम कर रहे थे। पुलिस ने आरोपियों के पास से मोबाइल फोन, स्टैंप सील, चेकबुक, पहचान पत्र, इंटरनेशनल पुलिस एंड क्राइम इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो के बोर्ड जब्त किया। यही नहीं, आरोपी के पास से कैश भी बरामद किया। मुंबई में अपना पहला शोरूम खोलने के बाद एलन मस्क की मशहूर ईवी कार कंपनी टेस्ला ने आज दिल्ली में अपना दूसरा शोरूम भी खोल दिया है। टेस्ला कार को खरीदने वाले, चाहने वाले दिल्ली एनसीआर के लोगों का इंतजार अब खत्म हो गया है। इसके साथ ही टेस्ला ने भारत में अपनी मॉडल वाई को लॉन्च कर दिया है। ये इलेक्ट्रिक एसयूवी अपनी दमदार परफॉर्मेंस और स्मार्ट टेक्नोलॉजी के लिए दुनिया भर में मशहूर है। फ्रंट इसका काफ़ी सिंपल और मिनिमलिस्ट फीचर्स के साथ रखा गया है। यहाँ पर आपको एलईडी हेडलाइट्स मिल जाती हैं, कनेक्टेड एलईडी डीआरएल्स भी मिलते हैं। नीचे यहाँ पर बम्पर में आपको एक कैमरा दिखाई देगा। इसके अलावा ऊपर विंडशील्ड पे भी आपको 3 कैमरा दिखाई देंगे। कुल मिलाकर 8 कैमराज यहाँ पर आपको मिल जाते हैं। इस इलेक्ट्रिक क्रॉसओवर की कीमत 60 लाख रुपए से शुरू होती है। कंपनी का दावा है कि टेस्ला मॉडल वाई में बड़े बैटरी पैक से एक बार चार्ज होने पर 622 किलोमीटर तक रेंज मिलेगी। दिल्ली में टेस्ला की तरफ से 4 सुपर चार्जिंग स्टेशन और 3 डेस्टिनेशन चार्जिंग पॉइंट्स लगाए जा रहे हैं। कंपनी का दावा है कि ये कार 0 से 100 किलोमीटर प्रति घंटा सिर्फ 5.6 सेकंड में पहुंच जाती है और इसकी टॉप स्पीड 201 किलोमीटर प्रति घंटा है। टेस्ला ने भारतीय ग्राहकों से मॉडल वाई की बुकिंग लेना शुरू कर दिया है और कंपनी के मुताबिक 2025 की तीसरी तिमाही यानी सितंबर से डिलीवरी शुरू हो जाएगी। दिल्ली एनसीआर में कुत्तों के काटने की घटना पर अब सुप्रीम कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लिया है। कोर्ट ने दिल्ली सरकार, एमसीडी और एनडीएमसी को तत्काल सभी इलाकों से आवारा कुत्तों को पकड़ने के निर्देश दे दिए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने ये साफ साफ कह दिया है कि शहर को आवारा कुत्तों से फ्री किया जाए, गली मोहल्लों से आवारा कुत्तों को फौरन हटाया जाए। इसके साथ ही कुत्तों को डॉग शेल्टर होम्स में रखा जाए। अभियान की शुरुआत 5000 कुत्तों से होगी। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी हिदायत दी है कि सार्वजनिक स्थानों पर कुत्ते नहीं दिखने चाहिए। इस दौरान अगर डॉग लवर रोक टोक करें तो उनकी जानकारी दें और आदेश का पालन हो 8 हफ्ते में फिर से अपडेट दिया जाए। पश्चिम बंगाल के जलपाईगुड़ी में पिछले 1 महीने से जो तेंदुआ लोगों के दिलों में खौफ बनकर घूम रहा था, आखिरकार उसे पकड़ लिया गया है। लेकिन तेंदुए की दहशत अभी भी खत्म नहीं हुई, क्योंकि जिस तरह पिंजरे में कैद होने के बावजूद ये तेंदुआ लोगों को डरा रहा है, पिंजरे के अंदर से ही झपट्टा मार रहा है, वो बेहद हैरान करने वाला है। जंगल से भटके इस खूंखार शिकारी ने गांव वालों की नींद उड़ा दी थी। मवेशियों पर हमले, बच्चों को लेकर डर और खेतों में काम करने के वक्त दहशत। ऐसा आलम था कि लोग शाम होते ही घरों में कैद हो जाते थे। लेकिन वन विभाग की कोशिश से अब लोगों को तेंदुए के आतंक से आजादी मिल चुकी है। वन विभाग की टीम ने दिन रात की मेहनत के बाद आखिरकार इस तेंदुए को पिंजरे में कैद कर लिया। लेकिन कैद होने के बाद भी तेंदुआ खामोश नहीं हुआ, उसकी दहाड़ अब भी गूंज रही है। स्थानीय लोगों ने राहत की सांस जरूर ली है, लेकिन तेंदुए की गुर्राहट आज भी उनके जहन में है। बिहार के समस्तीपुर में दिल दहला देने वाली घटना घटी है। यहाँ छात्रा की गोली मारकर हत्या कर दी गई है और इसका आरोप टीचर पर लगा है। घटना से गुस्साए घर वालों ने लोगों के साथ मिलकर जमकर बवाल काटा। इस बेबस पिता को देखिए
जिसने बेटी को अरमानों से पढ़ाया, लेकिन मौत ने उसके सारे सपने जला दिए। स्कूल से उठते इस धुएं को देख लीजिए, लोगों ने खड़े वाहन को आग के हवाले कर दिया। ये भीड़ देखिए, सब गुस्से में हैं और जल्लाद टीचर की तुरंत गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं। रोज की तरह लड़की कोचिंग जा रही थी, लेकिन रास्ते में बाइक सवार बदमाशों ने गोली मार दी और मासूम की सांसें वहीं थम गईं। जानकारी मिलते ही घर वाले मौके पर पहुंचे। आरोप लगाया कि कातिल टीचर ने ही ये साजिश रची और हंगामा शुरू हो गया। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और दावा किया कि आरोपी को जल्द पकड़ लिया जाएगा, लेकिन गांव में गुस्सा और दर्द दोनों अब भी सुलग रहे हैं। बिहार के मोतिहारी से एक शर्मसार कर देने वाला मामला सामने आया है। यहाँ पुलिसकर्मियों ने महिला के साथ बदसलूकी की है। इस घटना का वीडियो जो है वो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है, जिसमें 2 पुलिसकर्मी महिला से बदसलूकी करते दिखाई दिए। इस दौरान उसका पति पुलिसकर्मियों से अपनी पत्नी को छुड़ाता नजर आया। पुलिसकर्मियों ने बर्बरता की सारी हदें पार कर दी और जबरन महिला को गाड़ी में बैठाने लगे। ये गुंडागर्दी है, उसका क्या जुर्म है? पुलिस का। जैसे ही इस घटना की जानकारी लोगों को लगी, भारी संख्या में लोग वहां पहुंच गए और प्रदर्शन शुरू कर दिया। इसी बीच कई थानों की पुलिस पहुंच गई, जिसके बाद वहां पुलिस की लोगों के साथ धक्का मुक्की भी हुई। पुलिस ने कई लोगों को हिरासत में लेने की कोशिश की, जिसका वहां मौजूद लोगों ने विरोध किया। गाड़ी में भगाइए इसको। एसपी ने मामले का संज्ञान लेते हुए महिला के साथ बदसलूकी करने वाले दारोगा को सस्पेंड कर दिया। उत्तराखंड के उत्तरकाशी और हर्षिल में आई तबाही भले ही शांत हो गई हो, लेकिन इस राहत के पीछे बड़ी आपदा की आहट दिखाई दे रही है, क्योंकि बादल फटने के बाद हर्षिल में बनी झील से खतरे की आशंका बढ़ गई है। प्रशासन भी अब इस खतरे की आहट को जान रहा है और इसीलिए अधिकारियों को झील के निरीक्षण के लिए भेज दिया गया है। क्योंकि अगर ये झील टूटी तो फिर वही सैलाब आएगा जो 5 अगस्त को धराली और हर्षिल में आ चुका है। मंजर उतना ही खतरनाक होगा। इस तस्वीर को देखिए और अंदाजा लगाइए, अगर झील का पानी एक साथ बह गया तो हालात कैसे होंगे। धराली आपदा के बाद हर्षिल में ये बड़ी झील बनी है, जिससे इसके टूटने का खतरा बढ़ गया। प्रशासन कोई रिस्क लेना नहीं चाहता, इसीलिए अधिकारियों को मौके पर भेजा गया। डीएम साहब ने कहा है कि इसका इंस्पेक्शन करना है, विजुअल इंस्पेक्शन। उसके बाद ही जो सुरक्षात्मक उपाय होंगे वो शीघ्र किए जाएंगे। हालांकि इस झील से पानी का रिसाव हो रहा है, लेकिन इतना पानी एक साथ इकट्ठा है, अगर अनहोनी हुई तो तबाही भयानक होगी। इस कृत्रिम झील के बनने से लोगों की चिंता बढ़ गई है, इसीलिए प्रशासन की टीमें मौके पर जाकर अनुमान लगा रही है ताकि खतरे से पहले सुरक्षा के इंतजाम किए जा सके। उत्तराखंड में दरकते पहाड़ अब तक कहर बरपा रहे हैं। उत्तरकाशी से एक हादसे की खौफनाक तस्वीर सामने आई है, जब सड़क पर काम कर रही जेसीबी भागीरथी नदी में समा गई और देखते ही देखते वहां मौजूद लोगों में दहशत भी फैल गई, क्योंकि हादसा ही इतना भयंकर था। देखते देखते जेसीबी को सैलाब निकल गया। तेज लहरों के बीच जेसीबी का सिर्फ अगला हिस्सा ही दिख रहा है। भागीरथी नदी की लहरें इतनी भयानक हैं कि वो अपने साथ सब कुछ बहा ले जाने पर आमादा है। अब जरा ये दोनों तस्वीरें देखिए। पहली तस्वीर में जेसीबी सड़क मरम्मत का काम कर रही है और दूसरी तस्वीर में भागीरथी की लहरें उसे अपने साथ बहाकर ले जा रही हैं। ये पूरा मामला उत्तरकाशी का बताया जा रहा है, जहां गंगनानी से आगे धराली जाने वाले रास्ते पर सड़क की मरम्मत का काम चल रहा था। तभी हादसा हुआ और ऑपरेटर समेत जेसीबी नदी में गिर गई। आपदा प्रबंधन की टीमें रेस्क्यू में जुटी हैं। देवभूमि उत्तराखंड में कुदरत का कहर थमने का नाम नहीं ले रहा और इस बार देहरादून में हालात बिगड़ गए हैं। बारिश के बाद नदियों में भयानक सैलाब देखने को मिल रहा है, जिससे इंसान ही नहीं जानवरों को भी डर लग रहा है। सैलाब का वार ऐसा कि जानवर भी इसकी गिरफ्त में आ गए। बचने की कोशिश नाकाम और पानी सब कुछ बहा ले जाने पर आमादा। नदी का रौद्र रूप, जिससे टकराना मतलब मौत को न्योता देना। सोचिए, अगर कोई इस बहाव में आ गया तो उसका अंजाम क्या होगा। लहरों की गड़गड़ाहट और बहाव का कहर दिल दहला देने वाला। लोग किनारे खड़े, लेकिन आंखों में डर और बेबसी साफ। बारिश ने शहर की रफ्तार रोक दी। पानी इतना चढ़ा कि गाड़ियां ठप हो गईं, सड़कें गायब और शहर का नक्शा पानी में डूबा। देहरादून का ये मंजर चेतावनी है कि जब पानी का कहर टूटता है तो शहर की मजबूती और लोगों का साहस दोनों बह जाते हैं। उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में गंगा नदी का रौद्र रूप देखने को मिल रहा है। यहाँ भारी बारिश की वजह से नदी का जलस्तर बढ़ गया है और इससे नदी के तट पर बना मंदिर ताश के पत्तों की तरह पानी में समा गया है।
क्योंकि पिछले 24 घंटे से हो रही मूसलाधार बारिश से गंगा नदी खतरे के निशान के ऊपर पहुंच गई है, जिससे गंगा नदी के तट पर बने मंदिर ने जल समाधि ले ली। जय हो गंगे मैया की जय हो। बुलंदशहर से जो वीडियो सामने आया उसमें गंगा नदी का रौद्र रूप देखने को मिला। इस बीच घाट पर बने मंदिर की ईंट नदी में गिरती दिखाई दी। देखते ही देखते गंगा नदी के घाट पर बना मंदिर पानी में समा गया। बताया गया कि नदी की कटान की वजह से मंदिर की नींव कमजोर हो गई, जिससे पूरा मंदिर ताश के पत्तों की तरह ढह गया। जय हो गंगे मैया की जय हो। बुलंदशहर में गंगा नदी की बाढ़ ने भारी तबाही मचाई। बाढ़ की चपेट में आकर गंगा मंदिर, हनुमान मंदिर, गुरु गोरखनाथ मंदिर और जहावीर बाबा मंदिर समेत 3 धर्मशालाएं पूरी तरह बह गए, जबकि हजारों बीघा जमीन पानी में डूब गई। अगली खबर का रुख करेंगे। बारिश के बाद नदियों का जलस्तर बढ़ गया है। तेज बहाव और खतरा साफ साफ नजर आ रहा है, लेकिन कुछ लोग हैं जो इस खतरे को भी नजरअंदाज कर अपनी जान को दांव पर लगाने से रुक नहीं रहे, चुप नहीं रहे, और इसके चलते कहीं कार तो कहीं बस सैलाब में फंसी हुई नजर आ रही है। कुछ लापरवाही इस कार में सवार शख्स ने भी की थी और हाल देखिए क्या हुआ। पहले गाड़ी को ट्रैक्टर से पानी से निकाला गया, लेकिन कोई कामयाबी नहीं मिली, जिसके बाद पुलिस की टीमें मौके पर पहुंची और जेसीबी में रस्सी बांधकर कार को पानी से बाहर निकाला। गमीमत रही कि जब ये हादसा हुआ तब लोग वहां मौजूद थे और ड्राइवर की जान पहले ही किसी तरह बचा ली थी। तस्वीरें रामनगर की हैं, जहां बरसाती नाला पार करने के दौरान बस हादसे का शिकार हो गई। ब्रेक फेल होने के बाद बस ने सीधे बाइक सवारों को टक्कर मारी और फिर वहीं फंस गई। सूचना पर बाद एम्बुलेंस पहुंची और घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। उत्तर प्रदेश के भागलपुर में भारी बारिश से गंगा नदी का जलस्तर बढ़ गया है। गंगा नदी के खतरे के निशान के ऊपर बहने से मिट्टी का कटान भी अब शुरू हो गया है और इसके चलते वहां मौजूद जलमी नार में धराशायी हो गई हैं कई इमारतें, क्योंकि पानी की टंकी उफनती लहरों का सामना नहीं कर सकी और महज 40 सेकंड में ढह गई। जो वीडियो सामने आया उसमें गंगा नदी तेज रफ्तार से बहती नजर आई, जिसके बीचों बीच पानी टंकी दिखाई दी जो उफनती लहरों के टकराने से हिलने लगी। गंगा नदी का जलस्तर बढ़ने से पानी की टंकी के नीचे की मिट्टी का कटान शुरू हो गया। देखते ही देखते पूरी पानी टंकी धराशायी हो गई और गंगा नदी की लहरों के साथ बह गई। भागलपुर में लगातार मूसलाधार बारिश की वजह से कई इलाकों में बाढ़ आ गई। गंगा नदी का जलस्तर बढ़ने से मिट्टी का कटान तेज हो गया, जिससे कई गांवों पर डूबने का खतरा मंडराने लगा। बाढ़ की वजह से लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। बिहार के बेगूसराय में जलतांडव देखने को मिल रहा है। लाखों की आबादी वाले गांव में लोगों के घर डूब रहे हैं। लोग पलायन करने के लिए मजबूर हैं। जी मीडिया की टीम ने मौके पर पहुंचकर हालात का जायजा लिया है। दिल दहला देने वाली तस्वीर सामने आई, जहां कहीं कैमरे का लेंस घुमा, बाढ़ और जलमग्न सड़कें ही नजर आई। लोगों के घरों में पानी घुस चुका है और लोग परेशान हैं। सुरक्षित ठिकानों की तलाश में पलायन करने को मजबूर है। जिस जगह हम खड़े हैं वो ये सड़क है। सड़क पर भी घुटने से अधिक पानी लगा हुआ है, लेकिन नाव का सहारा है। नाव से ही लोग आने जाने को मजबूर है। लोगों का आरोप है कि स्थानीय प्रशासन और जनप्रतिनिधि अब तक राहत सामग्री लेकर नहीं पहुंचे। हैरानी की बात यह है कि इतने बड़े संकट के बावजूद अब तक इस इलाके को बाढ़ पीड़ित क्षेत्र घोषित नहीं किया गया, जिससे लोगों में भारी नाराजगी है। सड़कें पूरी तरह जलमग्न हैं और आवाजाही के लिए इस इलाके में नाव ही एकमात्र सहारा है। बाढ़ पीड़ितों के लिए नावों की व्यवस्था, तिरपाल का वितरण और कई जगहों पर सामुदायिक रसोई की शुरुआत जरूर हुई, लेकिन लोगों की तकलीफें अभी भी बहुत ज्यादा है। अब आपको बेगूसराय की मटिहानी विधानसभा लिए चलते हैं और वहां के हालात तो और भी ज्यादा डराने और चौंकाने वाले हैं। यहां लोगों के सीने तक पानी भर गया है। सड़क पर समुद्र जैसे हालात में जी मीडिया का जब कैमरा पहुंचा तो लोगों का दर्द उनकी जुबान पर आ गया। कहाँ रहते हैं? इसी पानी में रहते हैं और कहाँ रहेंगे? कितना दिन से पानी में छिए? ऊपर 5-6 दिन से। 5-6 दिन से छिए पानी में। काफी परेशान छिए? काफी परेशान छिए। पूरे दिक्कत है कि पूरे घर में पानी है। कोई अभी तक राहत सामग्री जिला प्रशासन के द्वारा नहीं। नजारा बेगूसराय मटिहानी विधानसभा क्षेत्र के सिहमा गांव का है, जहां लोगों की दुश्वारियां जी मीडिया के कैमरे में कैद हुई। हालात बदतर हैं। गांव के लोगों की शिकायतें खत्म होने का नाम नहीं ले रही। पानी में कोई देखने के लिए नहीं आता है, न मुखिया न सरपंच कोई नहीं आता, न विधायक न एमएलए। लोग एक हफ्ते से परेशान हैं, पानी में रहने को मजबूर हैं, दुश्वारियां जीने नहीं दे रही। लोग व्यवस्था पर सवाल उठा रहे हैं।